यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नॉर्सेट एंड अपकमिंग एनएचएम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, साथ ही साथ जो अदर नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हेल्पफुल टॉपिक रहने वाला है। यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर हेडिंग इसलिए नहीं दी है कि ये नॉर्सेट का है कि एनएचएम का, किस के लिए रहेंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट रखा गया है इमेज बेस्ड क्वेश्चन रखे गए हैं, आपको सभी क्वेश्चन डीपली समझाए गए हैं। तो आपके नॉर्सेट में तो ये हेल्पफुल है ही, 100% हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो लोग एनएचएम का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। और आज हुआ है कर्नाटक में सीएचओ का एग्ज़ाम है जो कंप्लीट हो गया है। 29 अक्टूबर को पेपर होना था, तो आज पेपर डन हो गया। 3 शिफ्ट में आई थिंक पेपर हुआ है। तो आपकी आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की नवंबर के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिन भी लोगों ने पेपर दिया हुआ है सबका कहना है पेपर बहुत टफ था। बट यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन स्पेशली प्रीवियस एम्स के जो पेपर हुए हैं उनमें से लिए हुए क्वेश्चन है, जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल वॉलेंट्री एजेंसीज इज कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो कौन सी इंटरनेशनल वॉलेंट्री एजेंसी है जो कि हेल्थ के फील्ड में, हेल्थ के क्षेत्र में रिसर्च करेगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी एजेंसी है जो क्या करती है, इस हेल्थ के फील्ड में अपनी रिसर्च करेगी। ऑप्शन में है सिद्धा, WHO, रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर धनिदा। तो जो यहाँ पर जो वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी है वो कौन सी है, वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस जब कुछ आपातकाल इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब एक्टिव होता है, तब हेल्प करेगा। बट जो WHO है हमेशा ही हेल्थ के फील्ड में क्या करेगा, अपना योगदान देता रहेगा। यदि एजुकेशन और चिल्ड्रंस के फील्ड में पूछते तब होता है यूनिसेफ। और यहाँ पर जो सिद्धा है, यहाँ इसका मतलब स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉपरेशन एजेंसी, जो कि स्वीडिश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के द्वारा डेवलप की हुई एजेंसी है, 1995 में बनी थी। और इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, स्वीडन में ही इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना अलग हुई थी और जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी स्थापना अलग हुई थी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि किसने इसकी स्थापना की थी। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, जो इसका इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी एंड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी नहीं आता है, हमेशा रेड क्रॉस सोसाइटी के जो फाउंडर हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको उनके लिए याद रखना है, तो वो हेनरी डोनाल्ड। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन से हम आपके 10 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे इनसे आपको पर क्वेश्चन एटलीस्ट 10 क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व किए जाएंगे। तो यहाँ पर रिसर्च किसने की हेल्थ के फील्ड में, तो रिसर्च का काम कौन करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ के फील्ड में रिसर्च की। अब WHO का हेडक्वार्टर, लोगो, जो वहाँ के डायरेक्टर ऑफ WHO कौन है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट है, कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर जेनेवा में। और हम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसी जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, इसी दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। 7 अप्रैल को एवरी ईयर हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। 2021 की थीम क्या थी, बिल्ड अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि 2021 की तो आप सबको याद रहेगी, बट अब 2018 से लेके 2020 तक की जितनी भी थीम रही है वो एक बार आप रिवाइज कर लें। हो सकता है आपको 2021 की जगह 2019 की थीम पूछ लें। डायरेक्टर कौन है इसके, तो वो डॉक्टर टेड्रोस। लोगो ये रहा है यहाँ पर। हो सकता है आपको डायरेक्टर की इमेज दे के पूछा जाए कि ये कहाँ के हैं। ऑप्शन में दे दें यूनिसेफ, दे दें धनिदा, दे दें जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO उसकी दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। बट आपको इनकी
फेस है जो ज़रूर याद रखना है। अभी कोविड के टाइम पर इनका फेस सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल पर दिखा है, वो याद रखना है। एम्स के डायरेक्टर याद रखना है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो जो बेसिक डायरेक्टर्स हैं अलग अलग जगह के, वो याद रखना है। तो यहाँ पर हमने WHO के बारे में पढ़ लिया कि जेनेवा में हेडक्वार्टर है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हम हर साल 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। 2021 में इसकी थीम रखी गई थी बिल्ड अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। तो यहाँ पर अब WHO का लोगो भी आपने याद रख लिया, यहाँ के CEO भी हो गए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो डनीदा है यहाँ पर ऑप्शन में, इसी को बस नहीं बताया। तो इसका फुल फॉर्म है डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसी, जो कि 1962 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डेनमार्क में। और यहाँ पर जो अलग अलग एजेंसी हैं, जो हम वॉलेंट्री हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर इनवॉलेंट्री हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, बट आपको सभी याद रखना है उनकी स्थापना कब हुई। स्थापना होने के साथ साथ उनका हेडक्वार्टर चीफ कौन है, स्पेशली WHO, यूनिसेफ, UNDP, रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस और नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, और ये क्या काम करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन किल द स्पोर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी मेथड है जिससे क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स भी क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे। ऑप्शन में रेडिएशन, फ्यूमिगेशन, बॉइलिंग या फिर ऑटोक्लेविंग। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, आप उनको रेडिएशन से, फ्यूमिगेशन से, इवन बॉयल करने पर भी वो तो मर जाएंगे, बट उनके स्पोर रहेंगे जो डेथ नहीं होंगे। तो उस टाइम पर जो मेथड अपनाई जाती है वो कौन सी? वो ऑटोक्लेविंग मेथड। कौन सी मेथड? ऑटोक्लेविंग मेथड। क्योंकि बॉइलिंग में बैक्टीरिया मर जाएगा, वायरस मरने के चांसेस रहेंगे, बट बॉइलिंग से है जो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के, उनके मरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और नहीं मरते हैं, ना के बराबर। रेडिएशन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्यूमिगेशन कुछ ऐसे क्वालिटी के बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको मार सकता है, बट स्पोर्स को नहीं मारेगा। जिस मेथड से स्पोर तक मरेंगे वो क्या होगी? ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर प्रेशर कुकर टाइप्स के होंगे, कॉमन जो लैब में यूज़ किए जाते हैं, व्हीकल ऑटोक्लेव होंगे जिस मूवेबल होंगे जो कि, तो अलग अलग टाइप के ऑटोक्लेव होते हैं। तो ऑटोक्लेविंग से क्या होगा? स्पोर्स तक डेथ किल कर दिए जाएंगे। अब ऑटोक्लेव का टेम्परेचर ड्यूरेशन एग्जाम में आता है। तो ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर होता है, इसमें क्या होता है कि स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट है ऑटोक्लेव, यहाँ पर सैचुरेटेड स्टीम रहेगी 121 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? इसका टेम्परेचर है 121 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहीट में 250 डिग्री फ़ारेनहीट फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट। और ये जो साइज लोड करते हैं हम ऑटोक्लेव मशीन, उस पर भी डिपेंड करेगा, बट यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट रेंज याद रखना है 15 से 20 मिनट और 121 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री फ़ारेनहीट। ये इसका ड्यूरेशन एंड जो टेम्परेचर है वो याद रखें, एग्जाम में ज़रूर आता है। और ओनली एक ही ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्पोर्स हैं वो भी किल किए जा सकते हैं। ऑटोक्लेव की इमेज ज़रूर याद रखें, आपको एग्जाम में इमेज दे के पूछा जा सकता है कि कौन सी मशीन है, क्या इक्विपमेंट है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द वॉर कमेटी वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। तो भारत में वॉर कमेटी जो कि सर जोसेफ वॉर ने इसकी स्थापना की थी, कब अपॉइंट की गई थी? ऑप्शन में 2020, 1990, 1953 या फिर 1943। तो जो वॉर कमेटी बनाई गई थी भारत में, तो भारत में जो वॉर कमेटी बनी थी, तो ये कब बनाई गई थी? ये बनी थी 1943 में। तो वॉर कमेटी के टाइम पर जो 5 ईयर प्लान है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब वॉर कमेटी बनाई गई थी। तो वॉर कमेटी तो बनाई गई थी 1946 में, और जो पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, 5 ईयर प्लान रही हैं, तो 5 ईयर प्लान आई थिंक फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहा है। आप एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि जो यहाँ पर वॉर कमेटी बनाई गई थी, इसी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे खोले जाना है, इन चीज़ों पर भी फोकस किया गया था। तो जो वॉर कमेटी की स्थापना कब हुई? 1943 में।
यहाँ पर इस कमेटी का दूसरा नाम क्या है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। क्या नाम है इसका दूसरा? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जिसके चीफ कौन थे? सर जोसेफ विलियम वोर। तो यहाँ पर वोर कमेटी की स्थापना हो गई, 1943 में बनी थी। चेयरमैनशिप किसकी थी? सर जोसेफ वोर की। तो यहाँ पर आपको जरूरी नहीं कि वोर कमेटी पूछे, आपको अदर कमेटीज भी पूछ सकते हैं, मुदलियार कमेटी पूछ सकते हैं, चड्डा कमेटी पूछ सकते हैं। कब बनी, इन्होंने क्या काम किया? तो वोर कमेटी का एक मेन काम आपको याद रखना है, वो था PSC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की पॉपुलेशन नॉर्म्स इन्होंने ही बताई थी, 1943 में बनी थी। इसका दूसरा नाम क्या? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी और वोर कमेटी। नेक्स्ट इज व्हेन वी सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन में 12th में, 11th में, 21 जून या फिर 7 अप्रैल। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को याद होगा कि हम हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 मई को। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनका क्या है? बर्थ एनिवर्सरी रहती है। तो उसी दिन हम क्या मनाते हैं हर साल? अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे, इंटरनेशनल नर्सेज डे। अब बात हम यहाँ पर थीम की करते हैं, तो जो इंटरनेशनल नर्सेज डे है इसकी थीम कौन डिसाइड करता है? याद रखें, क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि सबको यही पता है कि जितनी भी इंटरनेशनल डेज होते हैं उनकी थीम WHO डिसाइड करता है या फिर यूनिसेफ डिसाइड करेगा। मोस्टली WHO ही करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बट जो नर्सिंग की थीम दी जाती है ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज डिसाइड करेगा, ना कि जो WHO है डिसाइड करेगा। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाते हैं? 12 मई को। 2021 की 2021 की थीम क्या है? अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्या है? अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन 12 मई इन 1820। कहाँ पर? इटली में। इटली नहीं है, इटली है, देश है। डेथ हुई थी इनकी 13 अगस्त 1910 को लंदन में। इनकी UK में इनकी डेथ हुई थी कब? 13 अगस्त 1910 को। 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी द्वारा लिखी हुई एक फेमस बुक है, उसका नाम क्या है? नोट्स ऑन नर्सिंग। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, नोवेल लिखे, बट जो फेमस बुक है वो क्या है? नोट्स ऑन नर्सिंग। एग्जाम में आपको आ सकती है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल नर्सेज डे हम 12 मई को मनाते हैं हर साल। जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है, इंटरनेशनल नर्सेज डे, इसकी थीम कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। एंड यहाँ पर जो थीम है इस साल की वो क्या है? बॉयज टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 12 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डेट ऑफ बर्थ रहता है, जो कि इनका जन्म इटली में हुआ था और डेथ कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट इज हाउ मेनी राइट्स ऑफ चाइल्ड इज देयर दैट इज डिक्लेयर 20 नवंबर 1959 बाय यूनिसेफ। तो जो 20 नवंबर 1959 को बच्चों के कुछ राइट्स डिक्लेयर किए थे, WHO ने एक डिक्लेरेशन दिया था। जो कितने राइट्स थे टोटल आपको ये बताना है। ऑप्शन में 8, 7, 6 या फिर 10। तो हमने पीडियाट्रिक में जो पढ़ा है तो फर्स्ट यूनिट में ही आपने पढ़े हैं राइट्स ऑफ चाइल्ड, सबको याद होंगे। तो राइट्स ऑफ चाइल्ड हमने पढ़े हैं। तो राइट्स ऑफ चाइल्ड का डिक्लेरेशन कब हुआ था? 20 नवंबर 1959 को। 20 नवंबर 1959 को किसने डिक्लेरेशन दिया था? तो ये दिया था यूनिसेफ ने। तो राइट्स ऑफ चाइल्ड हैं जो कि यूनिसेफ ने दिए थे। टोटल 10 राइट होते हैं इसमें। तो इसमें जो 10 राइट रहेंगे वो 10 राइट आपको 10 राइट्स हैं जो याद रखना है कि क्या 10 राइट्स हैं जो बच्चों के हैं, जो कि स्पेशली WHO ने ही दिए हैं आपको। यदि याद नहीं है तो आप पीडियाट्रिक की बुक रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। या फिर बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। बेसिक राइट क्या है? फर्स्ट, ह्यूमन राइट टू रीड, एक्सेस टेक्स्ट एंड प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्मेट, चूज व्हाट दे वांट टू रीड। तो अलग अलग पढ़ने को लेके, फ्रीडम को लेके, एजुकेशन को लेके, हर एक चीज़ का बच्चों के पास अपना खुद का राइट है। तो टोटल जो डिक्लेरेटेड राइट है जो कि 20 नवंबर 1959 को यूनिसेफ ने डिक्लेरेशन दिया था, उसमें तो टोटल कितने हैं? 10 राइट हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट, ऑल आर द इंटेंशनल टॉर्ट्स एक्सेप्ट। तो सभी इंटेंशनल टॉर्ट्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है असॉल्ट्स, बैटरी, फ्रॉड या फिर नेग्लिजेंस। तो दो तरीके के टॉर्ट्स होते हैं, एक होता है इंटेंशनल और दूसरा होता है अनइंटेंशनल।
जिसमें आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बट धोखे से या फिर बाई चांस ये चीज़ आपसे हो जाएगी। तो टॉर्ट को क्या कहा गया है? कॉमन लॉ ज्यूरिडिक्शन इज अ सिविल रॉन्ग दैट कॉज अ क्लेमनेट टू सफर लॉस और हार्म रिजल्टिंग इन लीगल लायबिलिटी फॉर द पर्सन। जो जो अनइंटेंशनल टॉर्ट्स होते हैं उनमें लीगल लॉ है जो फिट होगा। यहाँ पर पर्सन की लायबिलिटी, लीगल लायबिलिटी के लिए भी ठेस पहुँचेगी। यहाँ पर सभी इंटेंशनल है किसी एक को छोड़कर, तो वह नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस अनइंटेंशनल टॉर्ट में आएगा, बाकी सभी क्या है यहाँ पर? इंटेंशनल टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मतलब है यहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट दैट कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी। रॉन्गफुल एक्ट दैट कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी, पर्सन की इच्छा के विरुद्ध आप उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसके लिए कुछ रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होगा? टॉर्ट। टॉर्ट दो टाइप के होते हैं, इंटेंशनल और दूसरा अनइंटेंशनल। तो इंटेंशनल टॉर्ट्स में क्या होगा कि यहाँ पर असॉल्ट्स, बैटरी, फ्रॉड आ जाएगा। बट जो नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस, ये दोनों क्या है? अनइंटेंशनल टॉर्ट्स में आएंगे। तो इंटेंशनल दैट एक्ट्स आर रीजनेबली फोर्सेबल टू कॉज हार्म टू इंडिविजुअल दैट डू सो। तो इंटेंशनल में आप जानबूझकर उस पर्सन के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बट जो अनइंटेंशनल है इसमें आपसे बाय चांस ये चीज़ हो जाएगी, जैसे कि नेग्लिजेंस, नॉट पुटिंग सॉल्ट डाउन ऑन अ साइड वॉक इफ़ इट इज़ स्लिपरी, सम स्पोर्ट्स इंजरी हो जाएंगी, या फिर आपकी वजह से, कुछ भी आपकी बेवकूफ़ी की वजह से पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है। माल प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि आपकी गलती के कारण किसी के लिए भी आपने गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, या फिर जो एडिक्वेट अमाउंट में डॉक्टर नर्स को केयर करना चाहिए वो क्या आएंगे? माल प्रैक्टिस में। नेग्लिजेंस का मतलब है कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण पर्सन को क्या हो रही है? प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये क्या होगा? अनइंटेंशनल टॉर्ट्स में आएंगे। बट इंटेंशनल टॉर्ट में कि आप जानबूझकर उस पर्सन को फोर्स कर रहे हैं परेशान करने में, तो क्या है? इंटेंशनल टॉर्ट्स। नेक्स्ट इज द बेड दैट इज एम्प्टी एंड विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी टाइप ऑफ पेशेंट्स इज नोन एज। तो आपको बेड का टाइप बताना है जो कि क्या है? ऑक्यूपाइड नहीं है। एनी टाइप ऑफ पेशेंट्स इज नोन एज। तो यहाँ पर ऑप्शन में ओपन बेड, क्लोज्ड बेड, कार्डियक बेड या फिर बर्न बेड। द बेड दैट इज एम्प्टी एंड विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी टाइप ऑफ पेशेंट इट्स नोन एज। मतलब कि बेड पूरा खाली है, उस पर कोई भी पेशेंट है ही नहीं, तो ये किस टाइप के बेड हैं? तो ये क्लोज्ड बेड। क्या है? क्लोज्ड बेड। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग वुड यू चेक द पर्सन इफ ही इज एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग नॉर्मली। तो आप किसी अनकॉन्शियस पर्सन की अनकॉन्शियस कैजुअलिटी हुई है तो आप उसकी जो पल्स है वो कब तक चेक करेंगे? ब्रीदिंग कब तक चेक करेंगे? ऑप्शन में एटलीस्ट 10 सेकेंड, मोर देन 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड या फिर मोर देन 15 सेकेंड। तो जो भी अनकॉन्शियस कैजुअलिटी होती है सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है? कैरोटिड पल्स को हमेशा चेक करें, ना कि आप दूसरी जगह पल्स चेक करें। फर्स्ट आप कैरोटिड पल्स को चेक करें। तो कितना करना है? नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे और ज़्यादा डिले होगा पर्सन के लिए। और हमेशा कैरोटिड पल्स ही चेक करें। साइड पूछी जा सकती है तो नेक के यहाँ कैरोटिड पल्स को ही चेक करें, बट 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज इन इमेज यू कैन सी फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट चार्ट। तो यहाँ पर इमेज दी हुई है, इसमें आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, तो इस चार्ट में आपको बताना है कि ये है क्या। ऑप्शन में स्नेलन चार्ट, इशिहारा चार्ट, रैगर्स चार्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इमेज दी हुई है यहाँ पे, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये स्नेलन चार्ट, जिसे विजुअल एक्विटी हम चेक करते हैं, डिस्टेंस विजन को चेक करते हैं, और इसमें पर्सन को 20 फीट दूर, जो चार्ट है चार्ट से 20 फीट दूर या फिर 6 मीटर है जो दूर रखा जाएगा यहाँ पर पर्सन के लिए, और ये जो यहाँ पर वर्ड दिए हुए इनको रीड आउट करवाया जाएगा। यदि विजुअल इक्विटी आपकी 20, विजुअल इक्विटी का मतलब है यहाँ पर शार्पनेस ऑफ विजन, या फिर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है बीच का
जो दूर डिस्टेंस वाले विज़न चेक किए जाएंगे तो स्नेलन चार्ट से चेक किए जाएंगे। रेगर्स चार्ट से जो आपको नियर विज़न चेक करना है वो चेक होगा। इश्तिहारा चार्ट से जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो आपकी चेक होगी। तो यहाँ पर कहा है कि जो चार्ट है क्या है, तो है स्नेलन चार्ट। इश्तिहारा चार्ट डिफरेंट टाइप का होगा, जिसमें यहाँ पर ये देखिए रहा इश्तिहारा चार्ट जो 2020 नॉरसेट एग्जाम में आया था। रेगर्स चार्ट हम नियर विजन के लिए यूज़ करेंगे, और जो स्नेलन चार्ट है इसकी रीडिंग कहाँ से करेंगे, 20 फीट दूर, चार्ट से 20 फीट दूर या फिर 6 मीटर की डिस्टेंस पर। यदि आपने पूरी चीज़ें पढ़ ली यहाँ पर जो लिखी हुई 20 फीट दूर खड़े होके, तो आपको 20/20 है जो दे दिया जाएगा। और 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। स्नेलन चार्ट है, इसको आई चार्ट कहेंगे। विजुअल एक्विटी या फिर डिस्टेंस विजन को चेक किया जाएगा। पेशेंट को एटलीस्ट 20 फीट या फिर 6 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े होना होगा चार्ट से। और रेगर्स चार्ट है नियर विजन के लिए यूज़ किए जाएंगे। इश्तिहारा चार्ट जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको चेक करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। जहाँ पे आप सर्कल शेप में देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इश्तिहारा चार्ट। नेक्स्ट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज। तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल होती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजिला, ट्रू न्यूक्लियस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हैं इनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं एक किस्में पाई जाती हैं बैक्टीरिया, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, शैवाल होती हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। और इनमें क्या होगा, यूनिसेल्यूलर रहेंगी, यहाँ पर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट यही होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में तो क्या होगा, न्यूक्लियस रहेगा। ह्यूमन बॉडी की सेल्स देख लो, एनिमल सेल देख लो, यहाँ पर सभी चीज़ें होंगी, बट जो प्रोकैरियोटिक है यहाँ पर न्यूक्लियस ही एब्सेंट होगा। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो 1 लीटर नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए हमें कितने सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ेगी। NaCl की ऑप्शन में 9 ग्राम, 900 ग्राम, 0.9 ग्राम या फिर 90 ग्राम। तो यहाँ पर 1 लीटर नॉर्मल सलाइन NS बनाना है हमारे लिए, तो कितना NaCl की ज़रूरत पड़ेगी, तो होगा 9 ग्राम। 0.86 और 87 ग्राम होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 9 ग्राम। नेक्स्ट इज वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर फ्रॉम लेग कोर्साकॉफ साउंड इज ऑस्कल्टेड इन। तो कोर्साकॉफ साउंड का मतलब यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होगा आर्टरीज में, तो ब्लड फ्लो के टाइम पर जो साउंड आएगा वो क्या है, कोर्साकॉफ साउंड। तो कोर्साकॉफ साउंड को हम कहाँ पर चेक करेंगे। ऑप्शन में एक्सिलरी आर्टरी, अल्नर आर्टरी, फीमोरल आर्टरी या फिर रेडियल आर्टरी। जो कोर्साकॉफ साउंड हमें चेक करना है लेग में स्पेशली, तो ये कहाँ पे चेक होगा, ये होगा फीमोरल आर्टरी में। कहाँ पर, फीमोरल आर्टरी में। नेक्स्ट इज विच नर्व इज नोन एज द म्यूजिशियन नर्व। कौन सी नर्व है जिसको म्यूजिशियन नर्व के नाम से जानेंगे। म्यूजिशियन का मतलब यहाँ पर म्यूजिकल नर्व। ऑप्शन में अल्नार नर्व, सार्टोरियस नर्व, सियाटिक नर्व या फिर बक्सीनेटर। फिर म्यूजिशियन नर्व का मतलब है कि जो नर्व आपके हाथों की फिंगर्स को बहुत ही शार्पली क्या करे, कंट्रोल करती है, तो उस नर्व को क्या कहा जाता है, म्यूजिशियन नर्व। फिर म्यूजिशियन नर्व है यहाँ पर क्या है, अल्नार नर्व, क्योंकि आपकी मूवमेंट ऑफ फिंगर्स को प्रॉपरली फाइन जो मूवमेंट होती है फिंगर्स की उसको प्रॉपरली कंट्रोल कौन कर पाता है, अल्नार नर्व। जब आपके हाथों पर फुल कंट्रोल होगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, म्यूजिशियन नर्व। यहाँ पर थिकेस्ट नर्व पूछते हैं बॉडी की, तो वो है सियाटिक नर्व। लेबरस नर्व पूछते हैं तो मीडियन नर्व। लेबरर नर्व का मतलब है यहाँ पर, लेबरर नर्व, मीडियन नर्व इज द मेन नर्व ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म, जो कि किसको सप्लाई करेगी, फोर आर्म और
दे द इनर एमिनेंस के लिए क्या करेगी, सप्लाई करेगी सिग्नल्स को। मूवमेंट ऑफ हैंड के लिए भी हेल्प करेगी मीडियन नर्व, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लेब्रर्स नर्व। लेब्रर्स नर्व है मीडियन नर्व। थिकेस्ट नर्व है बॉडी की सियाटिक नर्व। एंड जो म्यूजिशियन नर्व है जो कि आपकी फिंगर्स के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा प्रॉपर, तो वो क्या है, अल्लर नर्व, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, म्यूजिशियन नर्व। नेक्स्ट इज ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन। ब्रूनर्स ग्लैंड है जो कहाँ पर पाई जाती हैं, ऑप्शन में ड्यूडेनम, वेजाइना, यूरेथ्रा या फिर कोलोन। बर्नर्स ग्लैंड है कहाँ पर प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम में। यहाँ पर कॉपर्स ग्लैंड है बल्बस यूरेथ्रा इन मेल, एंड ड्यूडेनम में बर्नर्स ग्लैंड है जो प्रेजेंट रहेंगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बर्नर्स ग्लैंड कहाँ पर होंगी, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम वहाँ पर। और यदि कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पूछते हैं तो कहाँ पर होंगी, बल्बस यूरेथ्राइन मेल में। तो जो कॉपर्स ग्लैंड होती हैं कहाँ पर होती हैं यूरेथ्राइन मेल्स में, और इसी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय। तो विटामिन के का सिंथेसिस कहाँ पर होगा, ऑप्शन में है लिवर, स्किन, कॉलोनिक बैक्टीरिया या फिर ब्लड वेसल्स। तो विटामिन के है, विटामिन के एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन के का जो सिंथेसाइजेशन है कहाँ पर होगा जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन वाला सेक्शन कहलाता है, इसको हम कोलोन कहते हैं। तो कोलोन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो विटामिन के का सिंथेसाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, कोलोनिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट आयरन एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड बाय। तो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, किसके द्वारा होगा, ऑप्शन में है फाइबर डाइट, फॉस्फेट, स्वीट्स या फिर विटामिन सी। तो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है किस फॉर्म में होता है, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम पार्ट में, फेरिटिन फॉर्म में। ये भी याद रखें, फेरिटिन फॉर्म में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। और इसका जो एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा इंक्रीज कौन करता है, विटामिन सी। विटामिन सी की जगह है आपको यदि आंवला रख दें, कुछ भी खट्टे फल रख दें, फ्रूट्स रख दें, तब आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। आयरन एब्जॉर्प्शन, जो भी लोग आयरन टैबलेट लेती हैं लेडीज़, उनको हमेशा कहा जाता है कि आप इसको ऑरेंज जूस के साथ लें, मौसम्बी जूस के साथ लें। कभी नहीं कहा जाता है कि आप इसको दूध के साथ लें, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन मिल्क के साथ लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। बट यदि आप इसी को जो भी खट्टे फल हों जिसमें विटामिन सी प्रॉपर पाया जाएगा, यदि उसके साथ लेते हैं तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसका एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम पार्ट में, और कौन इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा तो होगा विटामिन सी। नेक्स्ट इज माउंटेक्स पॉजिटिव इज इंड्यूरेशन मेजरिंग। तो माउंटेक्स टेस्ट है, इसमें जो इंड्यूरेशन होता है तो वो कितना होगा, पीपीडी इंसाइट की जाएगी इंट्राडर्मल रूट से। तो पीपीडी का जो इंड्यूरेशन है वो कितना होगा, ऑप्शन में मोर देन 10 mm, लेस देन 5 mm, मोर देन 19 mm या फिर 6 to 7 mm। माउंटेक्स टेस्ट है और ट्यूबरकुलिन टेस्ट यदि ये पॉजिटिव आता है तो जो इंड्यूरेशन होगा, जो पीपीडी इंसर्ट की जाती है, प्रोटीन जो डेरिवेटिव्स होते हैं यहाँ पर इंसर्ट किए जाते हैं इंट्राडर्मल रूट से, तो कितना होगा, यदि आप पॉजिटिव हैं तो वो होगा मोर देन 10 mm इन डायमीटर। कितना, मोर देन 10 mm डायमीटर होगा यदि, दैट मीन्स आप ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट इज क्लेब्स-लोफलर बैसिलस इज द नेम ऑफ। तो क्लेब्स-लोफलर बैसिलस किसका नाम है, तो ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकाई, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, मेनिंगोकोकाई या फिर एम ट्यूबरकुल। जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो कि डिप्थेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी के लिए क्लेब्स-लोफलर बैसिलस कहा जाता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी उन्हीं के नाम पर ही इस जो बैक्टीरिया है क्लेब्स-लोफलर बैसिलस और कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका नाम पड़ा था। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट इज द डिसीज दैट इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नोन एज। तो कौन सी डिसीज है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगी, ऑप्शन में है क्रॉस इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन,
कंटेजियस इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो डिसीज़ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होगी तो डिसीज़ क्या है, कंटेजियस इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल डिसीज़। नोजोकोमियल इन्फेक्शन होगा जो हॉस्पिटल से आपको मिलेगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाएगा। जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपको देखता है कि आपकी बॉडी वीक है, आपको ऑलरेडी कोई और प्रॉब्लम रही, यदि आप उस टाइम पर वीक होते हैं तो वो उस मौके का फ़ायदा उठा के आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा, तो क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कंटेजियस इन्फेक्शन जिसको हाईली कम्युनिकेटेड डिसीज़ के तौर पर भी माना जाता है। जो भी डिसीज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है वो क्या है, कंटेजियस इन्फेक्शन। जैसा कि अभी कोविड में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के तौर पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर 3 टाइप की डिसीज़ दी हुई है, वाटरबॉर्न, एयरबॉर्न या फिर वेक्टरबॉर्न। वाटरबॉर्न का मतलब ऐसी डिसीज़ जो गंदे पानी पीने से होंगी। एयरबॉर्न का मतलब है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आपको फैलेंगी। वेक्टरबॉर्न में ये डायरेक्ट आपकी बॉडी में नहीं होंगी, बट इसके लिए कोई ऐसा वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके बाइट करने के कारण ही आपको होगी। तो पहले बात करेंगे वाटरबॉर्न। तो वाटरबॉर्न में टाइफाइड आ जाएगा, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई एंड एक्यूट डायरियल डिसीज, पोलियोमाइलाइटिस और फूड पॉइजनिंग, इसमें आएंगे वाटरबॉर्न। फिर आता है एयरबॉर्न जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कफिंग स्नीजिंग से हो सकता है। तो चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ। तो डीपीटी याद रखें, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको डिप्थीरिया और वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस याद रखें। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोविड-19, टीबी एंड स्वाइन फ्लू क्या होगा, एयरबॉर्न होगा। फिर आता है वेक्टर बॉर्न। तो वेक्टर बॉर्न में डेंगू, मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड चिकनगुनिया है जो नावाडेज होते हैं, इसलिए यहाँ पर इतने ही नाम लिस्ट में दिए हुए हैं। तो वेक्टर बॉर्न, डेंगू, मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड चिकनगुनिया। एयरबॉर्न में जो भी डिसीज़ आपके डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होंगी तो वो आ जाएंगी। वाटरबॉर्न में आप कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं अपने खाने पीने में, तो वाटरबॉर्न डिसीज़ है जो होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। Next is in ECG, ST segment is elevated, then what is the diagnosis of finding? तो ECG में यदि ST segment क्या है, बढ़ा हुआ है, मतलब कि कौन सी फाइंडिंग होगी? ऑप्शन में है MI, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, हाइपरकैलेमिया, अरिथमिया, एंजाइना पेक्टोरिस। तो यदि ECG क्या है, ST सेगमेंट बढ़ा हुआ है तो क्या होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, ये रही ECG। PQRST जो इंटरवल है यहाँ पर इनका जो ड्यूरेशन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ड्यूरेशन के अलावा भी जो ECG से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, तो यहाँ पर क्या इंटरप्रिटेशन होंगी ECG रीड आउट करने के बाद, वो चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लें। तो यहाँ पर ECG के लिए जो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी, तो यदि ECG में पीक टी वेव कहाँ पर, पीक लेवल पर है, दैट मीन्स क्या है, पर्सन को हाइपर कैलेमिया। टी वेव इन्वर्जन और ST सेगमेंट एलिवेट होता है तब क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। QRS कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वाइडन होगा तो अरिथमिया, और ST सेगमेंट यदि कम होता है तो एंजाइना पेक्टोरिस। पॉजिटिव यू वेव आती है तो हाइपोकैलेमिया। तो यहाँ पर ECG का जो एबनॉर्मल इंटरप्रिटेशन है, यदि पीक टी वेव है तो हाइपरकैलेमिया, टी वेव में इन्वर्जन है और ST सेगमेंट एलिवेटेड तब मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, ST सेगमेंट डिप्रेस्ड है तो एंजाइना पेक्टोरिस, बाइंडिंग है QRS कॉम्प्लेक्स तो अरिथमिया, और पॉजिटिव यू वेव है तो हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट इज ओरल मेडिकेशन ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट फर्दर थ्रम्बस फॉर्मेशन इज। तो ओरल मेडिकेशन आपको बताना है कि दोबारा से थ्रम्बस फॉर्मेशन को हम रोक सकें, क्लॉट फॉर्मेशन को रोक सकें। ऑप्शन में वारफ्रिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, हेपेरिन या फिर विटामिन के। तो जो ओरल मेडिकेशन ऑफ चॉइस हैं किसके लिए, थ्रम्बस फॉर्मेशन और क्लॉट फॉर्मेशन के लिए आर्टरीज वेंट्स में, तो वो क्या है, तो वो वारफ्रिन। वारफ्रिन को ओरल भी दे सकते हैं बट हेपेरिन को कभी भी ओरल नहीं दे सकते हैं। तो डिफरेंस अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, बेसिक डिफरेंस देखेंगे। तो हेपेरिन को हम कैसा देंगे, हमेशा IV और सबक्यूटेनियस देंगे। वारफ्रिन को ओरल भी दे सकते हैं।
टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वारफेरिन कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को अफेक्ट कर सकती है। बट हेपेरिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी और ना ही ब्रेस्ट मिल्क में जाकर बेबी के लिए कोई अफेक्ट करेगी। तो यदि प्रेगनेंसी में पूछते हैं कौन सा एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं, तो वो हेपेरिन। वारफेरिन नहीं देंगे क्योंकि टेराटोजेनिक इफेक्ट को शो करेगा। फिर इसका एलिमिनेशन है जो हेपेरिन का जनरली किडनी से हो जाएगा, बट वारफेरिन हेपेटिकली एलिमिनेट होगा। एंटीडोट हेपेरिन का है प्रोटामाइन, वारफेरिन का फ्यूस्टिगमाइन या फिर विटामिन के। तो क्या होगा, हेपेरिन वारफेरिन में बेसिक डिफरेंस होगा जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ हाई लेवल अल्फा फीटोप्रोटीन इन मदर्स ब्लड इंडिकेट दैट डेवलपिंग बेबी हैज़। तो यदि मदर के ब्लड में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि जो डेवलपिंग बेबी है, टमी में जो बेबी है उसमें क्या डेवलप हो रहा है। ऑप्शन में कोरेक्शन ऑफ आउटा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम या फिर डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूमर। तो यहाँ पर अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल यदि हाई होता है तो क्या होने के चांसेस ज़्यादा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे यदि अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल हाई है। और यदि यही अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल कम होता है तब क्या होने के चांसेस होंगे, डाउन सिंड्रोम के। दोनों सिचुएशन में याद रखें, अल्फा फीटोप्रोटीन होता है बट जब हाई होगा तो क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और जब लो होगा तो डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज विच इज़ द बेस्ट वे टू कलेक्ट सैंपल इन न्यूनेट और न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी और न्यूनेट में जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो बेस्ट प्लेस है जो कहाँ पर होगा। ऑप्शन में हील, हेड, हैंड या फिर नेक। तो सभी को पता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें जो ब्लड सैंपलिंग की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, वो होती है हील में। यहाँ पर ये देखिए इमेज में आप इसको देख सकते हैं, बेबी का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है कहाँ से, हील से। नेक्स्ट इज व्हेन वी कैन हियर द बेबी फीटल हार्ट साउंड बाय स्टेथोस्कोप। तो हम स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं। ऑप्शन में है 24 वीक्स, 28 वीक्स, 14 वीक्स या फिर 20 वीक्स। तो जो हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से हार्ट साउंड सुन सकते हैं कब, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज एज पर RCS द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए क्या कहेंगे, फर्स्ट रेफरल यूनिट, टर्सरी या फिर सेकेंडरी रेफरल यूनिट। तो RCH के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कि क्वेश्चन में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होगा, फर्स्ट रेफरल यूनिट। अब RCH की बात करते हैं तो RCH का जो पैकेज फर्स्ट है 15 अक्टूबर 1997 को आया था, सेकंड आया था 1 अप्रैल 2005 को। अब यहाँ पे RCH फेज सेकंड, RCH फेज फर्स्ट देखेंगे हम। तो RCH फेज फर्स्ट कब आई थी, 15 अक्टूबर 1997 को। इसके 3 अप्रोच थे, लाइफ साइकिल अप्रोच, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इसमें चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड आ जाएगा, एडोलेसेंट हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड फैमिली वेलफेयर प्लानिंग। तो ये क्या है, सभी इसके RCH फर्स्ट फेज के कंपोनेंट हैं। बट यदि RCH सेकंड के पूछते हैं तो इसके मेन 3 स्ट्रेटेजी थी, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर एंड स्ट्रेंथिंग द रेफरल सिस्टम। और कब आया था, 1 अप्रैल 2005 को। RCH फर्स्ट आया था 1997 में और सेकेंड फेज आई थी 2005 में। नेक्स्ट इज पेशेंट फाइटिंग विथ द वेंटिलेटर इज कॉल्ड। ऑप्शन में है बकिंग, किंकिंग, वेनिंग या फिर डिस्ट्रेस। तो पेशेंट यदि वेंटिलेटर पर है उस टाइम पे भी फाइट कर रहा है, सांस लेने छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या है, तो ये कहलाएगा बकिंग, PBA। और बकिंग द बेंट का मतलब है अकर्स व्हेन अ पेशेंट वेंटिलेटरी डिमांड इज नॉट मैच्ड बाय असिस्टेंस फ्रॉम द मैकेनिकल वेंटिलेटर। पेशेंट को इतनी ऑक्सीजन की डिमांड है बट उस टाइम पर जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो भी उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, पेशेंट फाइटिंग विद द वेंटिलेटर और बकिंग द वेंटिलेटर। Next is a term used for babies born as a result of retarded intrauterine fetal growth. तो ऐसे बेबीज जिनकी इंट्रायूट्राइन फीटल
ग्रोथ क्या हुई हो, कम हुई हो, रिटार्डेड है तो क्या कहलाएंगे? ऑप्शन में प्रीटर्म, लो बर्थ वेट और LBW, स्मॉल फॉर डेट्स या फिर रिटार्डेड बेबीज। ऐसे बेबीज जिनकी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेट क्या हो रही है, रिटार्डेड हो रही है, कम हो रही है, बट जो जेस्टेशनल एज है वो कंप्लीट है, तो क्या है? स्मॉल फॉर डेट बेबीज। क्या है? स्मॉल फॉर डेट बेबीज। माना कि 37 वीक कंप्लीट हो गए, बट जो बेबी की ग्रोथ होना चाहिए, फीटस जो बेबी का जो इंटरनल ग्रोथ होना चाहिए यूट्रस में रहने के बाद भी, बट वो उस तरीके से नहीं होता है। हो सकता है बेबी 37 वीक कंप्लीट करने के बाद भी यदि डिलीवर होता है तो 2 kg का हो, 1.5 kg का ही हो, तो ये क्या है? इंट्रा यूट्राइन फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर स्मॉल फॉर डेट बेबीज। लो बर्थ वेट बेबीज ऐसे बेबी आएंगे जिनका बर्थ वेट 2.5 kg से कम हो। प्रीटर्म बेबी ऐसे बेबी होंगे जो बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के डिलीवर हो गए हों। नेक्स्ट इज बेंजीन इज एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ। तो बेंजीन किस टाइप के कैंसर को रिगार्ड करेगा, रिलेट करेगा? ऑप्शन में स्किन कैंसर, ब्लैडर, लंग्स या फिर ल्यूकेमिया। तो यदि आप लॉन्ग टर्म तक बेंजीन के कांटेक्ट में रहते हैं तो ये आपको ल्यूकेमिया और ब्लड से रिलेटेड होने वाले सभी कैंसर होने का कारण बन सकता है। तो बेंजीन किस टाइप के कैंसर को क्रिएट कर सकता है? ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर का जो है सेल्स हैं उनको अफेक्ट कर सकता है। तो बेंजीन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं कि एक दिन आप बेंजीन में गए और हो गया, तो यदि आप लॉन्ग टाइम तक बेंजीन के एक्सपोजर में आते हैं तो उससे आपकी जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती हैं वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम तो क्या होगा? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट इज विटामिन ई इज द काइंड ऑफ विटामिन। तो विटामिन ई सबको पता है कि किस टाइप का विटामिन है। ऑप्शन में एंटीऑक्सीडेंट, टोकोफेरल, फैट सॉल्युबल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। फैट सॉल्युबल विटामिन है, टोकोफेरल इसका केमिकल नाम है, और एक क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ पर सभी विटामिन के नाम दिए। विटामिन ए रेटिनॉल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी एंड विटामिन B12 बी कैटेगरी के सभी विटामिन आ जाएंगे। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। यहाँ पर इमेज में आपको एक इक्विपमेंट दिख रहे हैं क्या? ऑप्शन में चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, पेनरोज ड्रेनेज सिस्टम, सर्जरी वुंड ड्रेनेज या फिर ट्रंकलेस ड्रेनेज। तो जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा यहाँ पर इमेज में दिख रहा है क्या है? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द इमेज। यहाँ पर इमेज में एक डिवाइस दिख रही है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि है क्या। यहाँ पर ये देखिए आप, ऑप्शन में वेस्कुलर रिंग कनेक्टर, कार्डियक पेसमेकर, कार्डियक स्टंट या फिर कोरोनरी स्टंट। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको दिख रही है ये है क्या? है कोरोनरी स्टंट। क्या है? कोरोनरी स्टंट। यदि आर्टरीज में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज होता है उसको रिमूव करने के लिए स्टेंट है जो कोरोनरी स्टेंट यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है एन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम दैट इज अ पोटेंशियली इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोमाजिन एंड अदर एंटीसाइकोटिक्स ड्रग। तो आपको एक एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम बताना है जो कि किसी भी एंटीसाइकोटिक ड्रग या फिर क्लोरप्रोमाजिन लेने के कारण होगा। ऑप्शन में टॉर्टिकोलिस, टार्डिव डिस्काइनेसिया, ओक्यूलोगैरिक क्राइसिस या फिर स्यूडो पार्किंसनिज्म। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब तक गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।